हेलो फ्रेंड्स, क्रिडोज आईएएस में आपका स्वागत है। और हम आज पीईटी के लिए स्पेशल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत कुमार। मैं आपको स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों पर कवर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री का तो वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री तो हिस्ट्री जो है पीईटी के सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका स्पेशली दो टॉपिक में डिवाइड किया गया है। ये है आपका, एक है सामान्य हिस्ट्री, जनरल या सामान्य हिस्ट्री, ओनली इतिहास, और एक है राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपका 5 मार्क्स का है यहाँ पे, और ये आपका 5 मार्क्स का है। अब इसमें पूरा कंप्लीट इतिहास है, यानी भारतीय इतिहास यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में जो मॉडर्न का पार्ट है वो यहाँ पे भी आ जाता है कुछ। तो नॉट ओनली 5 मार्क्स बट प्लस समथिंग 2 और 3 मार्क्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो 10 मार्क्स में से, जो ये 10 मार्क्स का है यहाँ पे, टेन मार्क्स में से अराउंड 60 to 70% मॉडर्न हिस्ट्री का है। अराउंड 60 to 70%। तो हम जब हिस्ट्री कवर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत आपकी मॉडर्न से की जाए, और मॉडर्न को ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक को समझाते हुए, क्लियर करते हुए, और मेन चीज़ है कि उसको लिंक करते हुए। क्योंकि हिस्ट्री की जो टेंडेंसी है ना, लोगों में समझने की भी और समझाने की भी, ज़्यादा किसी की आलोचना करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अपने काम पे इस तरह से फोकस करना है कि जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, और हिस्ट्री क्यों लोगों को इतना कि पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं हम, तो उस चीज़ की कमी कहाँ है वहाँ पे, हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका मेन रीज़न है कि हम सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं, हम डेट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, हम घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं। याद तो हमको करना है, ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम सिर्फ उसको इंडिविजुअली रटने की कोशिश करेंगे तो हम चाहे कितनी ही बार पढ़ते रहें उसको भूल जाएंगे। हमारी प्रयास रहेगा कि लगातार हम चीज़ों को, टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ते रहें। जुड़ेगा कैसे? क्योंकि हम इसकी बुनियाद से उसके परिवर्तन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि पहले वाली चीज़ आगे वाली चीज़ को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो पिछले वाली चीज़ है उसी से लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और वो उसका कहीं ना कहीं उससे लिंक है, उसका जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको लिंक को और निरंतरता को समझते रहेंगे तो हिस्ट्री को हम किसी भी फैक्ट को हमसे दूर नहीं रहेगा, और हम उसको जोड़ते हुए पढ़ते चले जाएंगे। अभी एक टॉपिक है ये, इससे दूसरे टॉपिक का जो लिंक है वो सीधा सीधा लिंक होता है, कहीं ना कहीं सीधा नहीं होता है। तो ये ले लेते हैं हम सेकंड, यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा दिख जाएगा। तो अगर इसका सीधा सीधा लिंक होता है एक घटना से, ये एक घटना है ये, और दूसरी घटना है ये। अब हो सकता है कि इसके पैरेलल दूसरी और अदर घटनाएं चल रही हो, मान लीजिए थर्ड है, तो इसका इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है इससे, बट लिंक होगा। इसी तरह से अनदर घटना हो सकती है, घटना कई सारी चल रही होती हैं अलग अलग रीजन में। हिस्ट्री की ये खूबी है कि हम उसको अलग अलग रीजन में चल रही होती हैं, बट उसको हमको समेटना होता है और उसको साथ लेके चलना होता है। हो सकता है चौथी घटना है ये कोई यहाँ पर, और ये इसके पिछले वाली घटना से ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट अगर कोई ये इंसिडेंट है तो हो सकता है कि इसका सीधा इफेक्ट हो इस पर, या इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट हो, इसका सीधा इफेक्ट हो, बट ये इससे अलग नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें। इसी तरह से ये कोई 6 घटना है,
इसका सीधा इफेक्ट इससे हो सकता है, बट इनडायरेक्टली इससे भी हो सकता है, और इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो अगर हम चीज़ों को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ये सिर्फ समझाने के लिए है, समझाने के लिए कि अगर हम चीज़ों को लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से जो डेट्स हैं, स्पेशली डेट लगातार और बहुत ही क्लोज डेट, आसपास की डेट पूछता है। जैसे कि कोई घटना है, अगर हम लेके चलें स्पेशली 1915 में जब यहाँ पे भारत आए, उसके बाद से नेशनल मूवमेंट एक अदर एक्टिविटी के साथ थोड़ा फास्ट मूव किया, है ना। तो उसके साथ साथ अब घटनाएं हैं, कुछ बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे उसको एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं कि उसको किस तरह से हमको डेट्स को कैसे याद रखना है। जैसे 1919 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट इज जस्ट ए एग्जाम्पल। ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है नीचे, इसको थोड़ा सा मिटा के, इसको हमने किया था ना, इसको समझ लेते हैं। 19, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है ये 1919 का एक्ट। क्या था ये था संविधान संशोधन से तो रिलेटेड था, जो संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास से संबंधित था, जो लगातार प्रक्रिया चलती आ रही थी 1973 से। तो उसी तरह से हर चीज़, जैसे 1973, उसके बाद 84, उसके बाद 2018, 1833, फिर 1858, देन 62, देन 1892, देन 1909, देन 1919। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया चलती आ रही थी लगातार ऐतिहासिक विकास की, जो ब्रिटिश काल का था, ब्रिटिश और कंपनी का। देन 1958 में जब क्राउन का शासन आ गया था, तो ये एक दूसरे से सुधार कर रहे थे लगातार। चीज़ें, पिछली चीज़ें बनी हुई थी और फिर नई चीज़ें लगातार सुधर रही थी। तो हमने ये एक घटना ली है एक एग्जाम्पल के रूप में, 1919 का एक्ट। तो 19 से 19 के एक्ट में फिर क्या क्या प्रावधान थे? यहाँ पे प्रावधान ये थे कि इसी के पैरेलल और इससे जुड़ा हुआ एक एक्ट आया था। क्या नाम था उसका नाम था, जिसको दिया गया था ना अपील, ना दलील और न वकील, उसको नाम दिया गया था। उसमें क्या प्रावधान था कि उसमें बिना किसी को किसी भी आरोप के बेस पर जैसा मन चाहे प्रशासन का वो गिरफ्तार कर सकता है, बिना कोई वारंट या कुछ भी केस लगाए हुए, सिर्फ और सिर्फ शक के बेस पर वहाँ कर सकता है। उसके विरोध में क्या हुआ? पंजाब में एक बैठक बैठी। कहाँ पे? जलियांवाला बाग। जलियांवाला किस उसमें कि इसी एक्ट के बेस पर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था वहाँ के जो लीडर थे, पंजाब के जो लीडर थे, क्या नाम था इनका? सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ठीक है। इनको अरेस्ट कर लिया था, तो इसके अगेंस्ट में बैठे। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है, जलियांवाला कांड, जलियांवाला केस हुआ जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया। अब उनको मारा गया, उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी का एक सबसे पहला, यहाँ से शुरू होता है नेशनल लेवल का मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नेशनल लेवल का मूवमेंट हुआ। गांधी जी के मूवमेंट पहले भी हो चुके थे, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, नेशनल लेवल का जो पहले हुए थे। पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद क्या हुआ था? अहमदाबाद। उसके बाद खेड़ा। हाँ, डेट की बात कर रहे थे ना हम, तो इधर लिख लेते हैं।
चंपारण। इसी तरह से पूछता है कि इसके बाद कौन सा हुआ, इससे पहले कौन सा हुआ, ये लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद कौन सा हुआ, अहमदाबाद, अहमदाबाद। देन उसके बाद इसी सीक्वेंस में, ये इसी सीक्वेंस में हुआ। देन उसके बाद कौन सा हुआ, खेड़ा, खेड़ा मूवमेंट। तो ठीक है, अब ये भी 1918, ये 1917 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था, और ये भी 1918 में हुआ था, बट अहमदाबाद पहले हुआ था। ठीक है, ये लगातार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो हमको डेट कैसे याद रखनी, इसके बाद कि ये कैसे हुआ, इसके बाद ये कैसे हुआ, इसको जरूरी है सीक्वेंस। 1918 में हुआ, ये भी 1918 में हुआ। सिर्फ आप याद रखेंगे कि 1918 का मूवमेंट है, यहाँ लगातार गड़बड़ करते हैं लोग, खेड़ा अहमदाबाद, खेड़ा अहमदाबाद, कौन सा आगे कौन सा पीछे, कौन सा पहले कौन सा बाद में, लगातार इसको गलत करते रहते हैं एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। अगर हम घटनाओं को समझेंगे कि कैसे यहाँ से किसान मूवमेंट और यहाँ से उसके बाद कैसे ये मिल मालिकों का, ये क्या था, मिल से रिलेटेड था, मजदूरों से रिलेटेड था, ये मजदूरों से रिलेटेड था, और ये क्या था, ये किसान से रिलेटेड था, और ये भी किसानों से रिलेटेड था। किससे क्या रिलेटेड था, कैसे किसके बाद में था, कौन सी घटना किसके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इस सीक्वेंस को और लिंक को समझेंगे तो हम चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे, और डेट्स हमको याद रखने की स्पेशली अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उस मूवमेंट के साथ, उस घटना के साथ उसको इस तरह से जोड़ेंगे कि हमको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाएंगे कि किसके बाद कौन सा हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, तो ये हो गए थे, ये थे क्षेत्रीय। ये कैसे थे, क्षेत्रीय, एक क्षेत्र में थे। ये कहाँ था, चंपारण में था। ये कहाँ था, गुजरात के अहमदाबाद में था। ये कहाँ था, खेड़ा में था, गुजरात के, ये भी खेड़ा में था। बट इसके बाद पहला आंदोलन चलाया गांधी जी ने नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल का। तो क्या था, ये गांधी जी का मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी का आंदोलन। ये 1919 में पहला इनका राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन था, जहाँ से शुरुआत हुई। पहला अगर पूछता है तो हमको याद रहता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, बट इस शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1919 से हुई थी। असहयोग आंदोलन को पता है 1920 में हुआ था। ऐसा हम राष्ट्रीय आंदोलन कौन से उनके याद रखते हैं, 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद कौन सा हुआ, 1930 में। 1930 में कौन सा था, 1930 में था, कौन सा था 1930 में, बोलिए जल्दी बोलिए अगर किसी को याद आ रहा है तो 1930 में था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उसके बाद 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बीच में लंबा गैप है, 20, 30, 42, 42। बट वो क्या है कि वो गैप नहीं है, उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, हमको अगर उससे लिंक कर देंगे तो हमको सारी घटनाएं समझ में आ जाएंगी। हमको समझ में आएगा उसके इसके बाद कौन सा हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग, हमको इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि दिखाई नहीं देगा। असहयोग आंदोलन, इसको यहीं लिख देना है। ये कब हुआ, 1920 में, ठीक है, 1920 में शुरू हुआ। अब यहाँ से यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। 1930 में हुआ फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शॉर्ट में लिख देते हैं 1930। बट हमको ये लिंक समझना है, इतिहास, इसकी घटनाओं को समझने के लिए हमको लिंक समझना है कि 1920 से 30 के बीच में क्या हुआ और ये किस आधार पर हुआ, इसका बेस क्या था, और इसके और इसके बीच में 10 साल का गैप में क्या हुआ, और इस आंदोलन के बाद कब ये वापस कब ले लिया गया था, 1922 में। कौन सी घटना के द्वारा, 1922 में ले लिया गया था। ये एक घटना हुई थी, बहुत फेमस घटना हुई थी। उस घटना का क्या नाम है, हाँ,
बहुत सारे 22 पुलिस वाले मारे जा चुके थे यहाँ पे। वापस हुआ था 12 मार्च 1932 में वापस हुआ था। चोरा चोरी कांड क्यों वापस हुआ था? चोरा चोरी कांड हो गया था, हिंसक घटना हुई थी, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी केस हो गया था। केस लिखी है या कांड लिख दिए, जो भी आपको, या घटना लिखी है, ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, घटना लिख लीजिए। चोरा चोरी केस, हिंसक घटना हो गई थी। और गांधी जी का क्या बेस था? नॉन वायलेंस, अहिंसा के आधार पर था। उसके बाद इस आंदोलन में ये बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन था। ऐतिहासिक इस संदर्भ में कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, लोगों की मेजॉरिटी यहाँ पे लगभग हर क्षेत्र के लोग इससे जुड़े थे। अब कुछ नहीं थे, कुछ थे, उसको हम डिटेल में समझेंगे उसको। अभी हम क्या समझ रहे हैं, कैसे लिंक करना है और इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, समझने को तरीका क्या होना चाहिए, उसकी घटनाओं को, उसकी जो डेट्स हैं उनको हमको स्पेशली अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट याद करेंगे, याद करते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी हमारा मेहनत होगी, आउटपुट उतना नहीं आएगा। तो हम राइट डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। बट हमारा तरीका क्या होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन में ये होना चाहिए कि हम जितना उसको इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट भी मिले, उसका हमारा एफर्ट वेस्ट ना चला जाए। और अगर सिर्फ हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको अपना नहीं बना पाते। वो चीज़ें हैं, वो जो टॉपिक है, वो सिलेबस है, वो बिखरा रह जाता है और हम लगातार भूलते रह जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो लगातार चीज़ें भूल क्यों जाती हैं, हम याद क्यों नहीं रह पाती हैं। तो उसका कारण ये है कि हम चीज़ों को लिंक नहीं कर पा रहे, हम जोड़ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे का, हम निरंतरता को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है और वो कैसे जन्म ली है। 1920 में क्या था? 1920 में यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल जुड़ी हुई थी, यंग यूथ लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। अब जब 1922 में, सॉरी 32 लिख दिया यहाँ पे, 22 है ये, तो 22 में वापस हुआ ना ऐसे हुआ आंदोलन, 30 तो 32 तो वहाँ है, सभी ने बग गया। तो 1922 में जब ये वापस ले लिया तो बहुत लोग नाराज़ हो गए गांधी जी से, अरे ये क्या किया, ये क्या तरीका है। तो आपने तो बोला था 1 साल में हम स्वराज दिला देंगे, 1 साल में। क्या बोला था इन्होंने जब शुरुआत की थी? हाँ, जब शुरुआत की थी तो गांधी जी ने बोला था कि 1 साल में, 1 वर्ष में हम स्वराज दिला देंगे पूरा। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएं, 1 वर्ष के अंदर स्वराज मिल जाएगा। 2 साल बाद आंदोलन वापस हो गया और उसको वापस ले लिया, तुरंत वापस ले लिया। एक घटना हुई, तुरंत वापस ले लिया। तो यूथ जो था, एक नई जनरेशन थी, नई उम्मीद थी, लोग उनसे नाराज़ थे, इस घटना को लेकर नाराज़ हुए। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर नाराज़ होता तो क्या होता है, फिर अपने तरीके से काम करता है। जुड़ तो गए थे, जोश था उनमें, उनका तरीका वही था, मतलब तरीका वही नहीं था, तरीका दूसरा हो सकता था। वो थोड़े एग्रेसिव थे। गांधी जी का एक पेशेंस था, जो उनके अंदर मैच्योरिटी थी, उनका तरीका था नॉन वायलेंस तरीके से काम करने का, और ये चाहते थे थोड़ा क्विकली काम हो, क्योंकि गांधी जी ने उनको प्रॉमिस किया था और वो उस पर थे। वो सोच रहे थे यार अपने कमिटमेंट पे तो ये थे नहीं, रुके नहीं। अब क्या किया कि उन लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी। मकसद वही था कि आज़ादी चाहिए हमको। गांधी जी ने, उनको लगा था गांधी जी ने हमको चीट कर दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, बीच रास्ते में छोड़ कर चले गए, हमको कुछ नहीं बताया, तुरंत वापस ले लिया। तो अब यहाँ से शुरू होती है नई क्रांतिकारी दौर। एक दौर हुआ था इससे पहले, उस पर हम बाद में आएंगे जब समझेंगे उसको, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और गरम दल और नरम दल का मूवमेंट चल रहा था। 1907 में वो अलग हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था सूरत आंदोलन में। आपको याद होगा और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं तो हम उसको डिटेल में करेंगे ही, पूरा उसको लिंक को जोड़ते हुए चलेंगे और आपको ऐसे जुड़ जाएगा ना चीज़ें कि दिखने लगेंगी सामने, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो, ऐसे ऐसे घटनाएं चल रही हैं।
तभी याद होंगी डेट्स, वैसे रटने से याद नहीं होंगी। इतिहास कोई रटने का नाम है ही नहीं। इतिहास है घटना है, उसका विश्लेषण, उसकी वजह और वजह का परिणाम, है ना। उस घटना से क्या परिणाम आगे मिल रहा है, उस चीज पर डिपेंड होती है आगे की घटना। तो यहाँ पे इन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद शुरू हुई क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिनमें अलग अलग स्तर पर लोग क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहे थे, देश में, विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे। उसमें भारत में एक सबसे प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था HRA। यहाँ पे इसके बाद जब ये हो गया तो इसके बाद बनी यहाँ पे HRA। HRA क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पे HRA का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथ में था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे, है ना, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे, और ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। उसके बाद इसी का जब ये यहाँ पे हो गया था काकोरी, ठीक है, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इसका गठन किया गया। इसमें मुख्यतः कौन थे, चंद्रशेखर तो थे ही जिन्होंने किया, और इससे जुड़ गए थे भगत सिंह भी। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे लिंक समझ में आ रहा है। मेन जो मकसद है आज का बताने का वो है कि किस तरह से चीज़ें जुड़ रही हैं, किस घटना से कैसे बिखर रही हैं, किस तरह से जुड़ रही हैं। फिर यहाँ इन्होंने एक फिलॉसफी के साथ इनका अपना दर्शन, भगत सिंह का कौन नहीं जानता, चंद्रशेखर आज़ाद का अपना था। इन्होंने नई तरीके से चीज़ों को शुरू किया। एक किया दिल्ली में, कहाँ पे किया था, फिरोज शाह कोटला। हम आपको जो घटना है उसको बताते रहेंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान में, कोटला के ग्राउंड में, जिसको आज किस नाम से बोला जाता है, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है, सरकार ने उसका नाम बदल दिया, अरुण जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको आज अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से बदल दिया गया है इसका नाम। तो इसमें उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। उसके बाद क्या हुआ कि 1900 ये गांधी जी चले गए थे अपना, हम इसको लिंक को समझ रहे थे, ये बीच में छूट जाएगा गैप इसका। हाँ, तो उसके बाद गांधी जी की क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जैसे गांधी जी का जो तरीका था काम करने का वो था कि आंदोलन और उसके बाद चीज़ें विराम, संघर्ष विराम, संघर्ष विराम। तो गांधी जी का जो तरीका था काम करने का, इसको अभी मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको कि इस बीच में उन्होंने क्या किया, इस बीच में गांधी जी क्या कर रहे थे, इस बीच में क्या हो रहा था, ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी लगे हुए थे यहाँ पे, इस बीच में, इसको समझेंगे हम डिटेल में, अभी थोड़ा सा और समराइज करके इसको समझ लेते हैं। इसको एक लिंक, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक लिंक तरीके से समझें कि हम किस तरह से लेके चलेंगे आगे चीज़ों को, एक लिंक समझते हुए चलेंगे हम आगे कि हर घटना कैसे जुड़ी हुई है, ताकि याद करने में बहुत आसानी हो जाए। और हम उसी चीज़ पर काम करेंगे जो ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी चीज़ पर फोकस किया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसका जो आउटपुट है आपके एग्ज़ाम में आपको दिखे कि हाँ सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, जो हमने पढ़ा है वहीं से आ रही है, उसी के आसपास से आ रही हैं। हम इस तरह से करेंगे लिंक उसको कि आसपास से भी चीज़ें आ जाएं तो आप प्रिडिक्ट कर लें, इजीली उसको समझ लें कि, और इजीली क्वेश्चन करने की जो क्वेश्चन करने का जो कंफर्ट में हो उसके इजीली आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको चांस भी लेना पड़ रहा है या आपको उस पर अपना कहते हैं ना उसको तुक्का भी लगाना पड़ा, तो वो भी ऐसे नहीं लगता है, स्मार्ट ही लगता है। आसपास की चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं भी है, हमारी तरफ से कोशिश होगी कि पूरा का पूरा चीज़ें कवर हो जाएं, जितना भी आपको जो दिया जा रहा है मटेरियल बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ छूटे ना, तो उसको लिंक समझाना मेरा मकसद है यहाँ पे। तो गांधी जी का जो तरीका था वो था कि यहाँ पे संघर्ष किया एक लेवल पर, उसके बाद चीज़ें आगे विराम में, ठीक है। विराम का मतलब है यहाँ पे रचनात्मक कार्य, यानी रचनात्मक कार्य, समझ में आ रही है।
रचनात्मक कार्य का क्या मतलब होता है कि लोगों को जोड़ते थे, इस बीच लोगों को समाज से जोड़ते थे, लोगों में मिलजोल बढ़ाना, अपनी जिम्मेदारियों को समझाना, नैतिक मूल्यों से जोड़ना, समाज के अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को समझाना, अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, है ना, समाज की गतिविधियों से जोड़ना, सिर्फ उनको एकाकी नहीं रहने देना। जो एकाकी जीवन वो जीते आ रहे हैं लगातार शोषण के कारण, लगातार सत्ताओं के शोषण के कारण, लगातार अंग्रेजों की गुलामी के कारण, उस चीज़ से उभारना, उनको मानसिक मेंटल लेवल पर जागरूक करना, उनको अवेयर करना, उनको अपनी अधिकारों से अवेयर करना, तो उस चीज़ से जोड़ना, उनका ये रचनात्मक जो विराम की स्थिति थी उससे जोड़ना था। ये थी उनकी यूनिक स्ट्रेटजी, जिससे वो लोगों को, मेजॉरिटी को और एक पूरे देश के एक मतलब निर्विवाद नेता बन पाए और इतना सम्मानित, और लोगों में एक विश्वास जागा उनके प्रति, अपने प्रति भी, क्योंकि अपने आप में विश्वास करने से ही आप सामने वाले में विश्वास भी जगा पाते। तो उनका ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी, जिस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ये चीज़ें चल रही थी, अपना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी चीज़ें चल रही थी, उस बीच अपनी एक्टिविटियाँ कर रहे थे लोग। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद एक घटना आती है, उसके बाद फिर साइमन कमीशन क्या हुआ, 1919 का एक्ट हमने पढ़ा। ये क्या था, इस रिपोर्ट में क्या था कि हर 10 वर्ष के अंदर आपको एनालिसिस करनी है, विश्लेषण करना है कि क्या इसमें, इसके विश्लेषण के, एक्ट के विश्लेषण के लिए, सुधार के लिए हर 10 वर्ष पर, 10 वर्ष के बाद उसको स्टडी करना था और इसकी कमियों को सुधार कर या इसमें और क्या चेंज करने हैं उसको कर इनको लाना था। लेकिन 10 वर्ष के बाद में कब बन गया है, 1927 में ही बन गया साइमन कमीशन, 1927 में ही बन गया। आप सोच रहे होंगे हमने तो 1928 में पढ़ा है, लेकिन बना ही 1927 में था। कितने 8 वर्ष बाद ही बन गया ना। उसके बाद 1928 में भारत आया। सर साइमन कमीशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सर साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये राइटिंग थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो रहा है, बट समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा उसको क्लियर बाद में कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आया। अब इसमें क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ? विरोध यहाँ पे इसलिए हुआ, इसको काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हुआ कि इसका मकसद क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को उनके अधिकारों से अवेयर कराना है, भारतीयों के अधिकारों की बात करना। अब इसमें भारतीयों के अधिकारों की बात करनी थी, भारतीयों को उत्तरदायित्व सौंपना था भारतीयों के लिए, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। कमाल की बात है ना। आपको उत्तरदायित्व सौंपना है भारतीयों को, भारतीयों से समझना है उनकी ज़रूरतों को, सारी चीज़ों को, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं है। जब भारतीय है ही नहीं उस कमीशन में, उस आयोग में, तो भारतीयों की ज़रूरत के बारे में बताएगा कौन? उनके संवेदनशील मुद्दों से उनको क्या तकलीफ़ है, कितनी ज़रूरत है, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, कितना सुधार होना चाहिए, कौन बताएगा इसको? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सारे के सारे इसमें गोरे। विरोध इस बात का था कि कम से कम हमारे बारे में कोई बात हो रही है, हमारे बारे अधिकारों की बात हो रही है, तो हमारा एक मेंबर तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। तो मेन चीज़ थी ये इसकी। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हुआ कि इसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। लाला जी की यहाँ पे इसमें ही लड़ते हुए लाठीचार्ज से डेथ हो गई। अब लाला जी की डेथ हो गई तो लाला जी जो थे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। जो नया यूथ था जिसमें भगत सिंह भी थे, भगत सिंह और भगत सिंह के चाचा अजीत, क्रांतिकारी जो लोग थे, उनके कहीं ना कहीं क्या कहेंगे कि इंस्पिरेशन थे, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। पंजाब और बंगाल की क्रांति से जुड़े, पंजाब की क्रांति से, पंजाब और यूपी क्रांति से जुड़े हुए थे अजीत जी और लाला लाजपत राय जी। तो उनका बहुत सम्मान था। अब इनमें और ज़्यादा गुस्सा फूट गया क्रांतिकारी लोगों में, गतिविधियों में, और गतिविधियाँ और ज़्यादा तेज हो गई साइमन कमीशन के आने के बाद। साइमन कमीशन के आने के बाद गतिविधियाँ तेज हो गई इधर, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ इनके गांधी जी के रचनात्मक कार्य चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने कुछ अपनी मांगें भी रखी थी, मांगें रखी तो मांगों को पूरा नहीं किया गया गांधी जी की, उनकी मजबूरी हो गई। फिर इनको 1930 में इन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद 1929 में क्या हुआ, मेन एक लाहौर अधिवेशन हुआ, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा आता है, आपने पढ़ा भी होगा लगातार, सुना भी होगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर झंडा फहराया था। और इसी उपलक्ष्य में, इसका देखना कितना महत्व है, इसी उपलक्ष्य में इन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी मनाएंगे अपनी। 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी मनाएंगे अपनी। अब इसको ऐसे ही समझते हैं थोड़ा। 26 जनवरी 1930, उसके बाद 26 जनवरी इसी के उपलक्ष्य में, इसी में घोषणा की गई थी, किसमें, लाहौर अधिवेशन में, दिख रहा है ना, लाहौर अधिवेशन में। तो इन्होंने यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाने की घोषणा की, यहाँ पे अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की यहाँ पे। और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे भारतीय, हर साल। कब तक, जब तक कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता डिक्लेयर नहीं कर दी गई। जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता डिक्लेयर हो गई तो स्वतंत्रता दिवस उस दिन से मनाया जाने लगा। फिर क्या किया कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बाद में हम वापस टॉपिक पे जाएंगे। 26 जनवरी हमारी यादगार बना हुआ था 1930 से, तो संविधान सभा ने घोषित किया कि 26 जनवरी को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हम उसको हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं उस डेट को। तो उन्होंने क्या किया कि हमारा जो संविधान जब बन के तैयार हो गया था, किस डेट को हो गया तैयार, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था पूरा। और यही हमारी प्रस्तावना में भी डेट है, और ये लगातार पूछी जाती है डेट, तो याद होनी चाहिए डेट। तो हमारा बन के तैयार हो गया था, और उस दिन 4 प्रावधान लागू भी कर दिए थे हमने, संविधान के उस दिन लागू हो गया था, शुरुआत हो गई थी। अब बोलेंगे आप कि भाई 26 जनवरी को लागू हुआ था, 4 प्रावधान लागू हो गए थे, याद रखें 4 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। उस दिन हमने डिसाइड किया कि क्या किए हैं, लगातार मंथन चल रहा था कि 26 जनवरी 1930 को कैसे यादगार बनाया जाए। तो वहाँ पर रोका गया उसको कि अभी इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं पूरा संविधान, जानबूझ के 26 जनवरी 1930 को संविधान पूरा लागू किया गया। 26 नवंबर को क्या हुए थे, 4 प्रावधान लागू हुए थे, और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, पूरा संविधान, पूर्ण संविधान लागू हो गया। तो तब से हम किस रूप में मनाने लगे उसको, अपना गणतंत्रता दिवस, गणतंत्र हो गया। गणतंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुन के, जब राष्ट्रपति चुना जाता है लोगों के द्वारा, उससे पहले क्या थे हम, अभी भी डोमिनियन थे। डोमिनियन क्या होता है बताएंगे जब टॉपिक आएगा। अभी हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब है कि पूर्णतः आज़ाद नहीं थे, आज़ाद थे लेकिन अभी भी जो सर्वे सर्वा था, संप्रभुता थी, वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी नहीं थी, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य के अधीन हम आते थे, ब्रिटेन के। और जब हमारा हेड ऑफ द स्टेट जब निर्वाचित होता है तो उसको गणतंत्र बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता और गणतंत्र में अंतर होता है। गणतंत्र वो होता है जिसका हेड ऑफ द स्टेट उसके लोगों द्वारा चुना हुआ हो, डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। हमारा कैसा है गणतंत्र, हमारा राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, लेकिन चुना हुआ लोगों से ही माना जाता है, हमारा अपने बीच में से। तो इसलिए उस नेशन को, उस चीज़ को बोलते हैं गणतंत्र, और उस नेशन को भी बोलते हैं गणतंत्र। तो राष्ट्रपति हमारा तब से माना जाने लगा, और हम पूर्णतः अगर स्वतंत्र हुए या डोमिनिकन, हमारा डोमिनियन का स्टेटस हटा, वो हटा 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1900, मैंने 30 बोल दिया था शायद पहले,
गलती से हो गया होगा कि संविधान लागू होने का, तो 30 था, वहाँ से 30 से मनाना शुरू किया था स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया, पूर्ण संविधान लागू हुआ। तो उस याद में हमने इसको बनाए रखा है, अब तक हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में लगातार आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से फिर आगे चलती रही प्रक्रिया। तो लिंक समझ में आ रहा है ना? मेन चीज़ है हमारा आज का उद्देश्य है कि हम उसको कैसे समझेंगे, चीज़ों को लिंक के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से सारे मूवमेंट, किसानों के मूवमेंट, मजदूरों के आंदोलन, संघर्ष, किसानों का संघर्ष, 1857 का जो संघर्ष हुआ था वो सिर्फ वहीं तक नहीं था या उसके बाद वहाँ तक सीमित नहीं हो गया था, उससे पहले भी लगातार घटनाएं हो रही थी। वो था कि बहुत सारी घटनाओं का एक मिला जुला विस्फोट था, उससे पहले लगातार घटनाएं हो रही थी और वो कैसे प्रभावित हो रहा था। इतना बड़ा विद्रोह हुआ और वो सफल क्यों नहीं हो पाया? सफल होने की क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी क्या थी, नेतृत्व की कमी क्या थी, सफलता और असफलता के क्या कारण थे, कौन किस क्षेत्र से क्यों जुड़ा हुआ था, उसमें क्यों जुड़ा हुआ था और कौन नहीं जुड़ा था तो क्यों नहीं जुड़ा था, उसमें किस किस क्षेत्र में पहले भी लगातार घटनाएं हो रही थी। और अगर संवैधानिक विकास चल रहा था 1973 से, याद होगा आपको, संविधान पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1984 में फिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके बाद लगातार एक्ट आते रहे और उसमें चीज़ें बदलती रही। तो बदलाव और परिवर्तन जो चल रहा था वो उसकी वजह होती है, वो जो निरंतरता में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसके वजह होती है कि लगातार संघर्ष ग्रुप कैसा है, संघर्ष कैसा चल रहा है, डिमांड कैसी है, चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट किन लोगों का है, कौन लोग कितनी बड़ी मात्रा में भागीदारी है, किस लोगों को सुधार की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारा आगे बढ़ रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृतियों का जो हम चीज़ें कहीं ना कहीं भूल गए थे उसको जब रिटर्न फॉर्म लाया जा रहा है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम अपनी पुरानी चीज़ों को जिसको प्राच्य बोला गया उसको कैसे समझ रहे थे, उसको क्या भूल गए थे, उसके मिसयूज़ कहाँ हुए, उसकी आड़ में कैसे लोगों ने सांप्रदायिक खेल खेला, कैसे उसके ट्रांसलेशन करने की अंग्रेज़ों को ज़रूरत क्यों पड़ी। और उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन पे राज करना है तो इनको समझना होगा, इनके इतिहास को समझना होगा, उन्होंने समझा इस बात को। हमको भी ये बात समझनी होगी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको किस बेस पे समझनी होगी, क्यों समझनी होगी, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सीधा सा है कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसमें जो चाहिए जितनी डिमांड है उसकी हम उसके अनुसार काम करें। अंग्रेज़ों का क्या मकसद था? उनका मकसद, हमको इसको लिख को समझना चाहिए, यही तो इतिहास हमको सिखाता है। इतिहास किस लिए? इतिहास रटने के लिए नहीं है कि कौन उसने क्या किया, बाबर कहाँ से आया या अंग्रेज किस डेट में आए थे, क्या किया। उसके पीछे था कि यहाँ किसी चीज़ को अगर बढ़ावा मिला तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, लोगों में जुड़ाव कैसा था, लोगों में बिखराव कैसा था। तो वो उन स्थितियों पर, उन सिचुएशनों पर, उन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ये एक चीज़ की वजह नहीं है। तो उनका मकसद था यहाँ पे राज करना मकसद था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको समझना था कि ये लोग सोचते कैसा है, जीते कैसा है, इनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी किस चीज़ की है, प्राथमिकता किस बात की है, किस चीज़ को महत्व देते हैं ज़्यादा, किसको कम देते हैं। तो जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, उनका ओढ़ना पहनना, खाना पीना, रहन सहन, सामाजिक मेल झोल लोगों के साथ कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? हम जब उनकी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, चीज़ों को समझा। तो इतिहास होता है चीज़ों को समझने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि हम चीज़ों को, गलतियों को दोहराए नहीं और अपने मकसद को पूरा कर सकें। पुरानी गलतियों से, लोगों की गलतियों से या और लोगों के अनुभवों से, उनकी अच्छाइयों से सीख कर, समझ कर। तो इतिहास का बहुत महत्व है, सिर्फ डेट नहीं है इतिहास में। डेट याद करने जाएंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम चीज़ों को, घटनाओं को समझें, घटनाओं की वजह को समझेंगे और उनको जोड़ेंगे आपस में, तो हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे आउटपुट के साथ, जितना इनपुट देंगे उससे बेहतर आउटपुट के साथ या उसी आउटपुट के साथ, कम से कम नहीं, है ना, उसके साथ हम बहुत अच्छा न्याय कर पाएंगे, हम बहुत चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो हमारी डिमांड है हम उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कर पाएंगे।
तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमारा मकसद था सिर्फ उसको समझाना कि हम चीज़ों को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ना कम ना ज़्यादा। इसको समझाना मकसद था कि क्या चीज़ें हैं ये, किस तरह से आ रही हैं चीज़ें। इस तरह से हम अदर सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे। ये हमारा इतिहास के संदर्भ में हमने आपको बताया। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।